नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर वीडियो जो भी ली गई है बाल विकास की है, इसमें टॉप 30% दिए गए हैं। इस तरह से मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जितने भी प्रश्न हमारे होंगे मॉक टेस्ट के रूप में होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अपना आंसर यहाँ पर टिक करिएगा। देखना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और इसमें जितने भी प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, शिक्षण की आगमन विधि। ठीक है, तो शिक्षण की आगमन विधि का सही मार्ग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सही मार्ग बताना है। शिक्षण की आगमन विधि का यहाँ पर सही मार्ग बताना। सही मार्ग मीन्स जैसे नियम से उदाहरण की ओर है, या उदाहरण से नियम की ओर है, अमूर्त से मूर्त की ओर है, कठिन से सरल की ओर है। कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी उदाहरण से नियम की ओर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। निगमन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है। आगमन और निगमन जो विधि हैं, इन पर आधारित बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए, 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर, यह है निगमन विधि। ठीक है, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर जब चला जाता है, ठीक है, तो ये निगमन विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए संप्रेषण, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए संप्रेषण का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। अब देखिए, 3 का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विमार्गीय, जिसे हम अंतःक्रियात्मक के नाम से भी जानते हैं। या फिर ऑप्शन में दिया जाएगा द्विमार्गीय, या फिर दिया जाएगा अंतःक्रियात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रेसिव विचारक द्वारा दिया गया है। तो आपको बताना है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रेसिव विचारक द्वारा दिया गया है। अब 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन ड्यूवी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का मुख्य व्यावहारिक अर्थ क्या है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का मुख्य व्यावहारिक अर्थ क्या है। तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को करके सीखने का अवसर देना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, छात्रों को करके सीखने का अवसर देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। समावेशी शिक्षा का केंद्रीय दर्शन क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है सटीक आंसर, समावेशी शिक्षा का केंद्रीय दर्शन क्या है। ठीक है, तो यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ ही बताना है, अर्थ ही पूछा गया। तो 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी प्रकार के बच्चों, जैसे कि सामान्य बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, तो सभी प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे समान अवसर देना, इसे हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के बच्चे, जैसे सामान्य भी बच्चे हो सकते हैं, विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट, एक, इन सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का केंद्रीय दर्शन यही है। ठीक है, इस तरह से हमने 6 का राइट आंसर देखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 के अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अच्छे से। दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायता देने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित, जिन्हें आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, उनको पढ़ने लिखने की सहायता के लिए किस लिपि का
उपयोग किया जाता है। वो कौन सी लिपि है? तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए हम ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल किस देश के मूल निवासी थे? ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, ब्रेल लिपि को आविष्कारक लुई ब्रेल किस देश के मूल निवासी थे? ठीक है, तो जो लुई ब्रेल थे ये किस देश के रहने वाले थे ये बताना है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 9। ब्रेल लिपि में कुल कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन पर उंगली फेर कर पढ़ा जाता है? ये दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेल लिपि में कुल कितने उभरे हुए बिंदु यानी डॉट्स होते हैं जिन पर उंगली फेर कर पढ़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 बिंदु होते हैं। कितने डॉट्स होते हैं? तो याद रखिएगा 6 डॉट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। यहाँ पर डिसलेक्सिया दिया गया है। तो डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम विकार से संबंधित है? यहाँ पर ये पूछा जाता है, डिसलेक्सिया हो चाहे डिस्प्रेक्सिया हो, कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, पठन अक्षमता से है, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है ये। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? तो याद रखिएगा किससे संबंध रखता है? पठन अक्षमता से, जिसे हम इंग्लिश में रीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डिसकैलकुलिया, ठीक है, याद रखिएगा, नामक विकार का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पर 10 और 11 इन 2 प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गणितीय गणना से जुड़ी समस्या से। अब डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से निकल रहा है, तो यहाँ से आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं कैलकुलेशन किस में होता है? गणित में होता है। तो गणितीय गणना से जुड़ी समस्या से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, लिखा है, अपवंचित यानी वंचित वर्ग के बच्चों को सफल शिक्षा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, अब क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक के लिए सटीक ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, हमें सटीक आंसर दिखाई पड़ रहा है। लिखा गया है, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझकर उन्हें कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक का दायित्व क्या बनता है? उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझकर उन्हें कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे हम TLM के नाम से जानते हैं, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? तो TLM का उपयोग करने से मुख्य लाभ क्या मिलता है? तो 13 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है, यह अमूर्त और कठिन संप्रत्ययों को मूर्त तथा बोधगम्य बनाती है। ठीक है, तो सबसे सटीक जो आंसर यहाँ पर दिया गया है, यह अमूर्त और कठिन संप्रत्ययों को मूर्त तथा बोधगम्य बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मनोविज्ञानशाला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 14 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में है। ठीक है, तो इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञानशाला कहाँ पर है? तो आप बताएंगे प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। जिला स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण और अकादमिक मार्गदर्शन के लिए स्थापित शीर्ष संस्था कौन सी है? ठीक है, तो इसका नाम तो सभी लोग जानते होंगे, प्रश्न संख्या 15। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, यहीं पर बोला गया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है और अकादमिक मार्गदर्शन भी यहीं पर दिया जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। शैक्षिक निर्देशन और परामर्श का मूल उद्देश्य बालक को किस योग्य बनाता है? बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श का मूल उद्देश्य बालक को किस योग्य बनाता है? तो 16 का सटीक आंसर अगर हम देखेंगे तो 16 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर समस्याओं का समाधान करने और सामंजस्य बिठाने योग्य बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। 17 को अच्छे से पढ़िएगा। श्रवण बाधित बच्चों के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को कक्षा में क्या उपयोग करना चाहिए? तो बच्चों ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को कक्षा में क्या उपाय करना चाहिए? ठीक है, तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, बोलते समय उपयुक्त दृश्य संकेतों, हाव भाव और होठों की गति को स्पष्ट रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यता कितनी मानी जाती है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी बुद्धि लब्धि सामान्यता कितनी होनी चाहिए? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, क्योंकि बुद्धि लब्धि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, 140 या उससे अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। पाठ्यक्रम के अनुसार मंडल स्तर पर बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं और परामर्श प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, मंडल स्तर पर बोला गया है, पाठ्यक्रम के अनुसार मंडल स्तर पर बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं और परामर्श प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह बच्चों की अधिगम बाधाओं कुंठाओं को दूर कर उन्हें सही दिशा दिखाता है। तो बाल अधिगम में निर्देशन जरूरी है, परामर्श भी जरूरी है। ठीक है, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि यह बच्चों की अधिगम बाधाओं कुंठाओं को दूर कर उन्हें सही दिशा दिखाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 21। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए, बाल विकास के संदर्भ में मस्त कांधोमुखी विकास का नियम क्या कहता है? अच्छे से पढ़िएगा इस शब्द को, क्योंकि यही शब्द फंसा देते हैं प्रश्न को। मस्त कांधोमुखी, ठीक है, विकास का नियम क्या कहता है? 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इसे कहते हैं सिफेलोकॉडल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। तो इसीलिए कहते हैं हिंदी का ये शब्द जो भी अटपटा दिखे, नया दिखे, उसे ज़रूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22। बालक के विकास की दिशा समीप दूराभिमुख के अनुसार कैसी होती है? जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो ये शब्द जो नए नए मिल रहे हैं यही प्रश्न को फंसा देते हैं, नए फंस जाते हैं कि नया आ गया प्रश्न हमारे लिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो सटीक याद रखना है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र। रीढ़ की हड्डी, ठीक है, केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर विकास किस दिशा में होगा? बालक के विकास की दिशा बतानी थी, तो केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर जो विकास होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसे हिंदी में कहते हैं समीप
दूराभिमुख, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 23। बाल विकास को प्रभावित करने वाले संचार माध्यम का मुख्य प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है बाल विकास को प्रभावित करने वाले संचार माध्यम का मुख्य प्रभाव किस रूप में देखा जाता है। तो किस रूप में देखा जाता है तो वो बताना है। देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिवृत्तियों, मूल्यों और सामाजिक व्यवहारों के निर्माण पर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24। बच्चों के मानसिक विकास के लिए घर के वातावरण में किस तत्व का होना सबसे आवश्यक है? ठीक है, तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए घर के वातावरण में किस तत्व का होना सबसे आवश्यक है? ठीक है, सबसे आवश्यक बताना है। तो 24 का यहाँ पे अगर हम सटीक आंसर अपना सेलेक्ट करें तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सभी बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि हमारे घरों में होनी चाहिए। प्रेम होना चाहिए, सुरक्षा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? ठीक है, तो क्रिएटिविटी का संबंध बताना है, का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से किस प्रकार से, तो अपसारी चिंतन वाला यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है ये सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत यानी शुरुआत से अंत तक अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत, इसका मीनिंग हुआ शुरुआत से अंत तक अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो 26 का यहाँ पे सटीक आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रूसो का है। किसका है? रूसो का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। बाल विकास की किस अवस्था को संग्रह की प्रवृत्ति और टोली या समूह की अवस्था कहा गया है? तो बाल विकास की किस अवस्था को संग्रह की प्रवृत्ति और टोली या समूह की अवस्था कहा गया है? तो 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं टोली बनाकर अच्छे से रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास के संदर्भ में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था और कुल कितनी प्रवृत्तियां बताई थीं? तो संवेगात्मक विकास के संदर्भ में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था और कुल कितनी प्रवृत्तियां बताई गई? तो 28 का प्रश्न देखेंगे, इसमें इस प्रश्न में 2 प्रश्न बना दिए। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कितनी प्रवृत्तियां होती हैं और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, या भी प्रश्न इसमें है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम मैकडूगल। इन्होंने कितनी प्रवृत्तियाँ बताई थी? तो आप याद रखिएगा 14 प्रवृत्तियाँ बताई थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक सबसे पहले किस माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है? तो आपको बताना है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक सबसे पहले किस माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो देखिए 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रो कर करता है। ठीक है, बलबलाने, हाव भाव से। ठीक है, रोने को हम दूसरे शब्द में जानते हैं क्रदंदन। ठीक है, बलबलाने और हाव भाव से व्यक्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो आपको बताना है
निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का बालक, ठीक है, वातावरण का कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो बालक के विकास को प्रभावित करें वो कारक बताने हैं। ठीक है, तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। और 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। देखिए, बालक के जो विकास हैं वो पौष्टिक भोजन की उपलब्धता पर भी डिपेंड करता है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी निर्भर करती है, और सांस्कृतिक और रीति रिवाज भी निर्भर करते हैं। यानी उपरोक्त ऑप्शन सभी सही होंगे, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।